कहते हैं जो समंदर पर राज करता है वो दुनिया पर राज करता है। वायुसेना के बाद अब नौसेना का जल्द ही बाहुबली सामने आने वाला है। नौसेना को जल्द ही ये बाहुबली मिलने वाला है। तो नौसेना प्रमुख के अनुसार अगले महीने राफेल एस की डील फाइनल होने वाली है, जिसके बाद हमारे आईएनएस विक्रांत पर इन 26 राफेल एम विमानों की तैनाती होगी। इसके अलावा सबमरीन का काल MH-60 रोमिया हेलीकॉप्टर भी भारत आने वाले हैं। तो नौसेना 3 स्कॉर्पियन सबमरीन के अलावा तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, लेकिन इनमें सबसे अहम मानी जा रही है राफेल एम की डील। तो राफेल की ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। अब राफेल एम भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारत इन राफेल विमानों के साथ कभी भी मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। तो दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हार्मूस और गल्फ ऑफ एडन के साथ साथ पाकिस्तान पर भी हमारी पकड़ और मजबूत होगी। इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमानों से हम बातचीत भी करेंगे। तो नौसेना की ताकत में वृद्धि यहां पर होती हुई दिखाई पड़ रही है, और इस वृद्धि से चीन और पाकिस्तान हैरान परेशान हो जाएंगे। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और वहीं रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी रक्षा विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले त्यागी साहब से शुरुआत करते हैं। त्यागी साहब, एक बड़ी खुशखबरी और भारतीय सेना में एक और बड़ा इजाफा, नौसेना की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो डील फाइनल होने वाली है उसके बाद जो भारत के दुश्मन हैं उनके दांत खट्टे करने में और ज्यादा मजा सेना के जवानों को आएगा। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी ठीक कह रहे हैं। पहले तो भारत ने उस समय कमाल किया हाँ। जब उन्होंने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण इंडिजिनसली किया और एक एलीट ग्रुप के अंदर वो ऐड हो गया। अब उसमें अभी तक जिन हम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था या MiG-29 था। अब उसके लिए राफेल एम यानी कि नेवल वेरिएंट ऑफ द राफेल को 26 राफेल को फ्रांस से लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ शायद कल ही 50,000 रुपए की डील साइन की गई है। अब ये राफेल थोड़ा सा डिफरेंट है एयरफोर्स वाले राफेल से। एयरफोर्स वाले राफेल में और नेवी वाले राफेल में हालांकि 80% कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी ये है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होनी चाहिए कि ये शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है और अरेस्टेड लैंडिंग इसकी हो सकती है। यानी कि अब हम करीब 3,400 किलोमीटर दूर तक समुद्र में कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके थ्रू मिसाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पूरा पाकिस्तान इसके रेंज में है। बहुत सारे शहर चाइना के भी इसके रेंज में है। और खास बात ये, जैसे आपने भी कहा कि मलक्का स्ट्रेट को चोक करने में इसकी स्पेशल भूमिका हो सकती है, ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ एडन, इनके ऊपर भी इसका प्रभाव और इसकी वजह से हम अपना इन्फ्लुएंस वहां पे दिखा सकते हैं। यानी कि इन 26 एयरक्राफ्ट के आने से चाइना और पाकिस्तान को यकीनन तकलीफ हो रही होगी। पर इतना ही नहीं, इसके साथ जैसे आपने कहा 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो भी हम लेने वाले हैं। उसकी खासियत ये है कि वो AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होती हैं। हर सबमरीन को पानी की सतह से 24 घंटे में एक बार ऊपर आना पड़ता है हवा की इनटेक के लिए, लेकिन इनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सिस्टम है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। और ये जो राफेल एम है ये जिस INS विक्रांत में है सर, ये समझिए वो उसमें 4 गैस टरबाइन के इंजन है जो 80 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बिजली से आप मोती नगर या मुरादनगर जैसे पूरे शहरों को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। यानी कि जब INS विक्रांत के ऊपर ये एम राफेल चलेंगे तो ये
दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। बिल्कुल। चलिए, देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय हम ले लेते हैं। देवनाथ जी, आईएनएस विक्रांत, उसके ऊपर एम राफेल, और जिस खूबियां जो अभी त्यागी साहब ने बताई यहाँ पर, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, हमारी जो सेना है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, और अब नौसेना, जिस तरीके से आज हम जिक्र कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी मजबूती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो दुश्मन देश हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। और चाइना की बात करें तो मलक्का स्टेट की बात भी अभी त्यागी साहब ने यहाँ पर की। मलक्का स्टेट को अगर चोक कर दिया जाता है तो चाइना कितना ज़्यादा छटपटाएगा, ये जग जाहिर है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस डील को? जी हाँ साहिल, बहुत बड़ी डील है। इंडियन नेवी की बहुत बड़ी जो जरूरत थी वो इस डील के साइन होने के बाद वो जो जरूरत थी वो पूरी हो जाएगी। इंडियन नेवी जो है फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है जी। एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शायद बनाने का सरकार का योजना है अगले 10 साल में। हो ये रहा है साहिल कि पाकिस्तान तो अपनी नेवी को खुराफात करने के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी जो है वो उसने एक प्लान बनाया है जिसके तहत अगले 9 साल में वो 50 शिप और सबमरीन की नेवी बनने वाली है जी। हम जो हैं इंडियन नेवी में पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान की इन खुराफाती हरकतों के लिए। अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो जैसा हमने 1971 में किया था कि कराची घेर लिया था, ग्वादर घेर लिया था, ना विदेशों से कोई शिप कराची या ग्वादर जा सकेगी अगर युद्ध हुआ तो, और ना ही कराची या ग्वादर से कोई पाकिस्तान का शिप, चाहे वो नेवी का हो या कमर्शियल शिप हो, बाहर निकल के जा सकेगा। हम घेर लेंगे। इसी तरह से भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का आकलन है कि भविष्य में हमें इंडियन नेवी को एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक टूल के हिसाब से भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें शब्द इस्तेमाल करते हैं शो ऑफ फ्लैग जी। तो इंडियन नेवी को ना सिर्फ बंगाल की खाड़ी, मलक्का की खाड़ी, वरन पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन पर शो ऑफ फ्लैग यानी अपनी डोमिनेंस दिखानी पड़ेगी। अरब सागर में इंडियन नेवी को डोमिनेट करना पड़ेगा फारस की खाड़ी तक और लाल सागर तक। तो इंडियन नेवी जो है इन राफेल विमान के आने के बाद अपने इस रोल को बखूबी अदा कर पाएगी। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझने की ये है कि इंडियन नेवी अभी तक इस पर मिग 29 विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। अब होते बहुत पुराने विमान थे और महज कुछ ही बचे थे। राफेल आने के बाद अच्छी बात यह है कि अगर कभी चीन ने गुस्ताखी की कि वो अपने समुद्री बेड़े को इंडियन ओशन में भेजेगा, चीन दावा कर रहा है कि उसके पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ऑपरेशनलाइज हो गए हैं और चीन कोशिश कर रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाए। तो अगर कभी चीन ने गुस्ताखी की भविष्य में और इंडियन ओशन रीजन में उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को भेजा तो हमारी नेवी और काफी हद तक हमारी एयरफोर्स मिलकर उनका एक करारा जवाब देने के लिए अपने को तैयार कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा त्यागी साहब, चीन की बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे मुल्क हैं जिन पर पूरी तरह से कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि इन्होंने किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है। तमाम जो समझौते हुए हैं उनको बार बार चीन ने तार तार किया है। ऐसे में जिस तरीके से भारत की नौसेना की शक्ति यहाँ पर बढ़ रही है और जिस तरीके से ये एम राफेल की जो डील हो रही है, इसका कितना प्रभाव चीन पर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि भारत जिस तरीके से विश्व स्तर पर इस वक्त तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में चीन को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं, क्योंकि गलवान घाटी में जिस तरीके की घटनाएं हमने देखी, उसके बाद चीन के साथ जो भारत के संबंध थे उसमें काफ़ी ज़्यादा खटास यहाँ पर आ गई थी। और अब क्योंकि भारत की स्थिति विश्व स्तर पर इस तरीके की हो गई है कि चीन को खुद समझ में आ रहा है कि भारत के साथ दुश्मनी उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी।
ऐसे में चीन भी कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हटा है। अब जिस तरीके की डील यहां पर हो रही है और नौसेना की ताकत बढ़ रही है, ऐसे में समुद्री चीजों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी चीन को कहीं ना कहीं बैकफुट पर देखा जाएगा आने वाले समय में। मानते हैं ऐसा? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन में न केवल अपनी प्रेजेंस बढ़ाए बल्कि अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाए, और इसके लिए उसने एक तो पहले प्लानिंग की कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि इंडियन ओशन के आसपास के बहुत सारे, चाहे उसमें जिबूती पोर्ट हो या हम्बनटोटा पोर्ट हो या चिटागांव पोर्ट हो या ग्वादर हो, इनको मिला के एक प्रभाव डालने के लिए और इंडियन ओशन में अपने जहाज, जो पहले आते नहीं थे कभी, अपने जहाज भेजने शुरू किए। लेकिन इंडियन ओशन में हमको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, और शायद इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन है। सबसे पहला तो यह है कि हम चाइना का जो व्यापार है, उसका व्यापार का जो मेन रूट है वो मलक्का स्टेट से है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मदद लेके हम उस रूट को चोक कर सकते हैं। दूसरी बात, चाइना की सप्लाई लाइन इंडिया की सप्लाई लाइन के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबी है इंडियन ओशन में, लिहाजा उन्हें काटा जा सकता है। तीसरी बात, चाइना के ऊपर we have got some control by our stand off capability, यानी कि हम लैंड पे रहकर भी चाइना के ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जब हमारे पास में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, इन दोनों के ऊपर कंफर्टेबल ये नेवल वेरिएंट आ गया राफेल का। मजे की बात यह है कि राफेल का ये वेरिएंट आज तक फ्रांस और हिंदुस्तान के अलावा और किसी के पास नहीं है। वी आर द फर्स्ट who have taken it from फ्रांस। तो ये विद दिस कैपेबिलिटी अब हम सी पायरेट्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल उन्होंने, देवनाथ जी ने ठीक कहा कि हम अरेबियन सी से रेड सी तक में, जहां वो कई दफा आए भी हैं, हुती के लड़ाके भी आए हैं, उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। हम इसमें नजर भी रख पाएंगे। इसकी जो रेंज है वो भी करीब 3400 किलोमीटर है, जो इंडियन ओशन के ऊपर चाइना के प्रभाव को काउंटर करने के लिए ये नेवल वेरिएंट ऑफ राफेल बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। अच्छा देवनाथ जी, मलक्का स्ट्रेट को कभी भी चोक किया जा सकता है, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और गल्फ ऑफ एडन में जिस तरीके से हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा कारोबार होता है और वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, ऐसे में ये जो डील हो रही है इसका कितना प्रभाव इस पर पड़ेगा? साथ ही साथ भारत की स्थिति कितनी ज़्यादा मजबूत आप देख रहे हैं इस डील के बाद? क्योंकि अगर हम बात करें गल्फ ऑफ एडन की और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भारत की स्थिति जो है वो और मजबूती की तरफ बढ़ेगी इस डील होने के बाद। साहिल, मैं दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले, जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, लाल सी के मुहाने के पास, गल्फ के एडन के पास सोमाली पायरेट्स का काफी आतंक छा गया था। जी जी। दुनिया भर की जितनी नेवीज हैं सबने वहां पर एक एक शिप तैनात की थी, और सबसे बढ़िया बात है कि हमारी नेवी ने वहां 2-2, 3-3 शिप्स को तैनात किया था जी। और काफी सारी सोमाली पायरेट्स के जो अटैक थे, हमले थे, उससे इंडियन नेवी ने दूसरे देशों की कमर्शियल शिपिंग्स को बचाया था। हमारे मेरीन कमांडोज ने बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देते हुए कई बार ऐसे जहाजों को, दूसरे देशों के कमर्शियल शिप्स को प्रोटेक्ट किया जिस पर सोमालियन पायरेट्स चढ़ गए थे। इसी तरह से अभी भी जो लाल सागर में एक दुविधा चल रही है, जहां हुती विद्रोही लगातार यमन से लाल सागर में रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहे हैं, हमारी नेवी के शिप्स वहां पर पास में ही डिप्लॉयड हैं। हाँ, हम हुतीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है इस पूरे मामले में एक तटस्थ रोल अदा करना चाहती है। लेकिन हमारी नेवी के शिप्स गल्फ ऑफ एडन के पास डिप्लॉयड हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हुई और भारत का कोई कमर्शियल शिपिंग वहां पे अफेक्टेड हुआ या
उनके रॉकेट मिसाइल फायरिंग से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इंडियन नेवी का शिप तुरंत वहां जाके हेल्प कर सकता है। जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज तो अनलिमिटेड है। वो चाहे तो महज 3 दिन के अंदर कहीं पर भी पहुंच सकता है पूरे इंडियन ओशन रीजन में। हमारी जो आकांक्षा, हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो ये है कि अगर जरूरत पड़े ठीक। तो हम चीन के कमर्शियल शिपिंग को, चीन का 60% तेल जो है वो पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर चीन की तरफ जाता है जी। तो हम उसको इंटरडिक्ट कर सकें, यानी जैसे ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर उत्तरी अरब सागर में पहुंचा, अरेबियन सी में पहुंचा, तो हम उसको परेशान कर पाएंगे। आज का पिछले 3 महीने का जो हमारा इंटेलिजेंस समरी है वो कहता है कि पिछले 3 महीने से लगातार चीन किसी भी समय इंडियन ओशन रीजन में करीबन 8 से 10 सरफेस शिप्स को या 1 या 2 सबमरीन को तैनात करके रखा हुआ है जी। यानी युद्ध अगर हुआ, कभी चीन के साथ तनातनी हुई, तो चीन एक सर्ज कर सकता है। सर्ज का मतलब है कि ये 8 या 10 जो सरफेस या सब सरफेस एसेट्स हैं, चीन अचानक इनको बढ़ाकर युद्ध के समय में इंडियन ओशन रीजन में 20 या 30 कर सकता है। ऐसे में भारतीय नेवी को बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 2 हैं फिलहाल। एक को हमने ईस्टर्न कोस्ट में डिप्लॉय किया हुआ है, एक को पश्चिमी कोस्ट में डिप्लॉय किया हुआ है। और मिग-29 की वजह से और अब जो राफेल आएंगे, इनकी वजह से चीन की नेवी को बहुत ही सावधानी से, शायद बहुत ही डरते डरते इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। जी त्यागी साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कई मायनों में इस वक्त बहुत कमजोर नजर आता है, लेकिन कई जगहों पर पाकिस्तान ने अपने रडार्स तैनात किए हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके की डील हो रही है और जिस तरीके से भारत की मजबूती यहाँ पर बढ़ रही है, अब तो कई चीज़ें ऐसी है कि कब पाकिस्तान के ऊपर भारत सरप्राइज अटैक कर दे और पाकिस्तान को पता भी ना चले, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्या मानते हैं? हमारे जो एडमिरल त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी ये कहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों के वेलफेयर को ना देख के वेपन बनाने में लगी हुई है। यानी चाइना, और चाइना सपोर्ट कर रहा है, उकसा रहा है, और जिसे बोलते हैं टैसिट अप्रूवल नहीं, एक्टिव कन्नाइवेंस, यानी कि 50 शिप्स बनाने में और बहुत सारी 8 शायद सबमरीन बनाने में, जिनका निर्माण चल रहा है पाकिस्तान में, उसको क्या आवश्यकता है। तो पाकिस्तान जो ये कोशिश कर रहा है, ये कोशिश सिर्फ इस बात के लिए है कि जब वो हर फ्रंट के ऊपर फेल हो चुका है तो अपनी खींच मिटाने के लिए कहीं कुछ करे, क्योंकि पाकिस्तान को अब हम हिंदुस्तान का प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हम तो एक दूसरी दृष्टि से उसे देखते हैं, क्योंकि न्यूसेंस वैल्यू है। अच्छा, न्यूसेंस वैल्यू को नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश को, जो पिछले साल अगर 10,000 गोले दिए थे, तो इस साल 40,000 उसने एंटी टैंक के और आर्टिलरी शेल दिए हैं। यानी किस लिए? कि वो उनका इस्तेमाल बांग्लादेश आतंकी संगठनों को करे। तो पाकिस्तान की जो ये आतंकी न्यूसेंस है, इसकी तो वैल्यू है जिसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो मिलिट्री कैपेबिलिटी हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी के सामने कहीं नहीं ठहरती है। उसके वो 50 शिप जो बनेंगे भी अगले 10 साल में, तब तक उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अच्छा त्यागी साहब, एयरक्राफ्ट कैरियर की आपने बात की तो वहीं से एक सवाल और निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास ऑलरेडी हैं और तीसरे की बात चल रही है। आपको लगता है तीसरे की जरूरत है इस वक्त? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारे एडवर्सरी केवल पाकिस्तान नहीं है सर, हमारे एडवर्सरी चाइना भी है, और चाइना के पास ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। लिहाजा हमको जरूरत है, और इतना ही नहीं, हमें तो आपने कहा था शुरू में स्टार्ट करते हुए कि इस दुनिया में अगर आपकी नेवी स्ट्रॉन्ग है तो आप दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमको आवश्यकता है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी, और भी बहुत
सारे डेवलपमेंट्स की वो आवश्यकताएं तो कभी खत्म नहीं होती। जी जी लेकिन अभी एट प्रेजेंट वी आर इन ए बेटर पोजीशन आफ्टर दिस नेवल वेरिएंट ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट। ठीक। अच्छा देवनाथ जी, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की जो मजबूती है वो कई मायनों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, और अब जिस तरीके से नेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लगातार इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की डील्स हो रही हैं, और सेना की जो मजबूती है उसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो सेना को बहुत ज़्यादा ताकत देने के लिए जो उसकी कवायद है उसमें सरकार यहाँ पर जुटी हुई नज़र आती है। ये कितना फ़ायदेमंद भारत के लिए आने वाले समय में हो सकता है, और जो कुछ ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व में अपना एक डर कायम करना चाहते हैं या भारत को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सीधे तौर पर कहें अगर पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, जो कहीं ना कोई साजिश हमेशा रचते ही रहते हैं, ऐसे देशों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? जी हाँ साहिल, पिछले 10 साल में भारत की फौज को हमारी सरकार ने बहुत ही मजबूत किया है। सबसे बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया के तहत हम अब भारत में ब्रह्मोस, तेजस विमान और एक से एक बढ़िया अस्त्र शस्त्र बनाने लगे हैं। हमारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने उसको पश्चिमी सीमा में और उत्तरी सीमा में तैनात कर दिया है। और तो और हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को और तेजस विमान को दुनिया के काफी देश खरीदना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो फिलीपीन को एक्सपोर्ट कर दिया है। वियतनाम और इंडोनेशिया भी अब ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल पर अपना भरोसा जता रहे हैं। शायद अगले साल ही डील साइन हो जाएगी जी। सबसे बड़ी बात साहिल ये है कि हमारी सेना का मनोबल सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए अब हमने थिएटर कमांड बनाना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान के साथ पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तर में चीन की तरफ उत्तरी थिएटर कमांड, और दक्षिण में इंडियन ओशन की तरफ जो पेनिनसुलर कमांड बनेगा, जो कि नेवी के कमांड में होगा, उसका गठन चालू हो गया है जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि दक्षिण में जो थिएटर कमांड बन रहा है उसमें इंडियन नेवी जो है वो मेजर पार्टनर होगी, और लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी दक्षिण में 5 फाइटर अटैक स्क्वाड्रंस को तैनात करने जा रही है। इनमें से 2 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो होंगे वो पश्चिम में अरेबियन सी की तरफ तैनात होंगे पश्चिमी तट पर, और 2 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं पूरब में बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ तैनात होंगे। तो और 5वां जो फाइटर स्क्वाड्रन है वो एकदम दक्षिण में, हमारा जी, जी। जो भारत का जो दक्षिणी छोर है, टिप जो है श्रीलंका की तरफ, मैं नाम ले ही लेता हूं, ओपन सोर्स है, सुलूर में तैनात होंगे। तो इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स की जो रेंज है, हम वहां पे सुखोई 30 तैनात करने जाएंगे, और ठीक। जरूरत पड़ने पर वहां पर मिराज 2000 और राफेल को भी तैनात किया जाएगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए हमारे एयरफोर्स के जो ये फाइटर विमान हैं, ये 2000 किलोमीटर तक जा सकेंगे, दुश्मन के ऊपर समुद्र में हमला करके 2000 किलोमीटर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद से वापस आ पाएंगे। ठीक सर। तो चीन, पाकिस्तान की नेवी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ठीक। दुनिया भी हमारा लोहा मान रही है, और तो और अमेरिका ने अपने पेंटागन रिपोर्ट में कहा है कि भविष्य में अगर चीन के साथ कभी ठीक है। अमेरिका की तनातनी होती है, हाँ। तो शायद भारत भी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ठीक। जी साहिल। चलिए त्यागी साहब, जल्दी से 10 सेकंड है हमारे पास, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा, लेकिन उससे पहले जाते जाते, क्योंकि डील लॉक हो गई है और भारत के दुश्मनों के लिए जो तबाही का रास्ता है वो अनलॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे जाते जाते जल्दी से? त्यागी साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, तो चलिए देवनाथ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर नेवी की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भारत की सेनाओं की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में भारत के दुश्मनों के लिए जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। अब आने वाले समय में और कितनी मजबूती भारतीय सेना को मिलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।